हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 नंबर का होगा। ठीक है, 18वां होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से जोरों पर रखिए। ठीक है, पेपर की डेट कभी भी आ सकती है। ठीक है, चलिए भैया, ये देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न आपको बताना है महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे आपको बताना है महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, महा प्लस इंद्र। ठीक है, तो महेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि आपसे पूछा जा सकता है? तो इसमें गुण स्वर संधि है। कौन सी भी? गुण स्वर संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। अब आपसे सीधा सिर्फ दे देगा महेंद्र, फिर इसमें संधियों के नाम दे देगा कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण। तो इस प्रकार से आप कैसे पहचानेंगे इसकी? देखिए छोटी सी ट्रिक है, याद रखिएगा। इसमें जो है ओ की मात्रा है। क्या भाई? ओ की मात्रा कहे का मतलब एक मात्रा वाला। ठीक है, और ए का मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहचान लेना है, जहाँ ए का मात्रा लगी हो और ओ का मात्रा लगी हो वहाँ पे आपको पहचानना है ठीक से कि गुण स्वर संधि है। ठीक है, पहचान जाएंगे। ठीक है, जैसे और देखते देखते हैं, जैसे सुरेंद्र होता है, ए का मंत्र आया। यथेष्ट है, ए का मंत्र आया। गणेश, और या का मंत्र जैसे सूर्योदय। ठीक है, तो इन सब शब्दों में आपको कैसे निकालना है, ट्रिक से करना है कि इसमें कौन सी संधि है। गुण स्वर संधि है। ठीक है, गुण स्वर संधि है। इस प्रकार आपको यहाँ पर पकड़ना है। और देखिए इसमें री के स्थान पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ठीक है, अर, जैसे महर्षि। ठीक है, ब्रह्म ऋषि। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है। ठीक, तो इसका नियम ये कहता है भी कि यदि छोटा आ, क्या भी, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए, ओ और आर हो जाते हैं। ठीक है, और आर हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपको नियम कहता है। ठीक है, तो आप पहचान लेंगे ना, जहां पर एक मात्रा वाला है, ठीक है, जिसको ओ का मात्रा कहेंगे, और ए का मात्रा आएगी, वहां आपको ध्यान देना है। वहां पे आपको निश्चित रूप से क्या मिलेगी? गुण स्वर संधि मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान देना। इसी प्रकार और को हम इसको हटाते हैं तो आपको और ट्रिक बताते हैं भी, जैसे आपको, क्योंकि वृद्धि स्वर संधि को या दीर्घ स्वर संधि पहले देख लेते। दीर्घ स्वर संधि आप कैसे देखते हैं, मान पता कर लेंगे। देखिए कभी बड़ा आ का मात्रा आए, बड़ी ई के आए, हाँ, और बड़ा उ का मात्रा आए, तो वहां पे आपकी कैसे, वहां पे दीर्घ स्वर संधि पहचानना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसमें कौन सी जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। और वृद्धि स्वर संधि कैसे पहचानेंगे? वहां डबल मात्रा आएगी। ठीक है, ये आय का मात्रा और औ का मात्रा रहेगी। ठीक है, औ का मात्रा रहेगी। जैसे मतायक में पूछे कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे कौन सी भाई? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, और महेश्वर में पूछे तो कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। तो ऐसे कुछ आपको संधि पहचानना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। तो आपको बताना है, कई शब्दों के लिए एक शब्द है यहाँ। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेपथ्य कहते हैं। ठीक है, नेपथ्य कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला कह रहे कि जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसे अनाहूत कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाए। ठीक, तो अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। आइए देखते हैं, अगला है। करें कि अनिष्ट का अर्थ स्पेस होता है, परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। तो आपको अनिष्ट का अर्थ यहाँ पे भरना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, और अनिष्ट का अर्थ क्या होता है? निष्ठाहीन। उसी प्रकार अनिष्ट का अर्थ यहाँ पे बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगी भी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हानि। ठीक है, अगला है, करें कि एक का अर्थ पुराना है
तो कह रहे हैं कि इसमें कौन किसका अर्थ जो है पुराना होता है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चिर, चिर एक का अर्थ क्या, पुराना ही है, चिर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए चीर का क्या अर्थ होता है, कपड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, कपड़ा। ठीक है, और प्राचीर का आप जानते हैं क्या होता है, चहार दीवारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीर वाला भी ध्यान देखिएगा और चीर वाला। ठीक, चीर का अर्थ मतलब पुराना और चीर का अर्थ मतलब कपड़ा। अगला करें कि अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, आपको यहां बताना है अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये किसका है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बादल के कुछ पर्यायवाची हैं, बादल के पर्यायवाची जानते हैं, मेघ, नीरद, ठीक है, जलद, ठीक, घन, ठीक है, और चपला। ये चपला किसका है, ये विद्युत का है। ठीक है, चपला किसका है, विद्युत का, जिसे आप बिजली कहते हैं। दामनी, आपसे कई बार पूछा गया कि दामनी किसका पर्यायवाची है, दामनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चपला का है, विद्युत का है। ठीक है, अगला देखते हैं, करें कि प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिपन्न होता है। ठीक है, प्रतिपन्न, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम आप जानते हैं क्या होता है भाई, अप्रत्यक्ष या परोक्ष भी होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष का परोक्ष, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, और प्रतिबद्ध का विलोम जानते हो, अप्रतिबद्ध हो जाएगा। ठीक है, और गौण किसका विलोम है भाई, ये मुख्य या प्राथमिक का। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये किसके हैं, आहट, आवट, आस, ये जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप को छोड़कर अन्य पदों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जुड़ते हैं, उन्हीं को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहे हैं कि गधा का तत्सम रूप है, गधा का तत्सम रूप होगा, तो कई बार ये पूछा गया अभी परीक्षा में। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गर्दभ। ठीक है, गर्दभ सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पे बी में भा पे रा का मात्रा लगा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना है, इसमें आपको बताना है कौन किसका अर्थ जो है स्वर्ण या सोना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, हाटक जो है सोना का अर्थ हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, रजत माने आप जानते हैं चांदी होता है, और ताम माने जानते हैं आप तांबा होता है, पीत माने पीला रंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला करें कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो बताइए भी, करें कि वह अगले साल आएगा स्पेस इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भी इसमें, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अधिकरण कारक क्या होता है, क्रिया आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह आप जानते हैं क्या होता है, में पर होता है। ठीक है, में पर होता है, तो अधिकरण का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल जैसे अधिकरण के, सिंह, सिंह जो है वन में रहता है, पुस्तक मेज पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वह अगले साल आएगा, तो ये क्या है भी, यहाँ पे
क्रिया आधार को सूचित कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, और अपादान कारक को आप जानते हैं, कारक चिन्ह क्या होता है भी, से होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ अलगाव, तुलना, भिन्नता, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वह राम से ज़्यादा अच्छा है, मेरे घर की इतना दूरी किलोमीटर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर चिन्ह से नहीं मिलेगा तो भी आपको पहचानना है, तुलना के, भिन्नता के, परिमाण के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अलगाव सिर्फ याद नहीं रखना है और इसको ध्यान रखना है। और संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है भाई? संबंध कारक का की, के, रा, री, रे। ठीक है, और कर्म कारक का आप जानते हैं भाई, चिन्ह क्या होता है? को होता है। ठीक है, को होता है। ठीक, तो कारक जो है 8 है, तो कारक की चिन्ह जरूर याद करिएगा। ठीक है, कारक के कारक चिन्ह। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। कहने कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए। क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृतार्थ होगा। ठीक है, कृतार्थ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चिर प्रसन्न किसे कहते हैं? जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है, उसके लिए एक शब्द है चिर प्रसन्न। ठीक है, और देखिए कृतज्ञ आता है बहुत। कृतज्ञ के लिए क्या होता है? जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। अब कृतज्ञ भी होता है। ठीक है, कृतज्ञ उसे कहते हैं जो आप उपकार किसी के ऊपर करिए और ना माने उसी को कृतज्ञ कहते हैं। ठीक, और यहाँ जो है किए हुए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। आइए देखते हैं अगला। कहने की मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। मैंने आपको वाच्य बताया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब नहीं शब्द आए, ठीक है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ नहीं जाता, मुझसे चला भी नहीं जाता, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होता है? तो यहाँ पे भाववाच्य होता है। ठीक, भाववाच्य जो है निगेट, नकारात्मक को दर्शाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, वधुएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो दाता का स्त्रीलिंग वाला शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दात्री होता है। ठीक है, दात्री, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला करें कि नीचे दिए गए शब्द किसे गुणवाचक विशेषण के प्रकार है? करें अच्छा, दानी, न्यायी, कृपाल। राइट आंसर आपका हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कैसा है? गुणबोधक है। ठीक है, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु कैसा है? ये गुणबोधक विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए गुणवाचक विशेषण के कुल कितने भेद हैं? 7 भेद होते हैं। देखिए विशेषण के तो आपके कितने होते हैं भेद? वो 4 होते हैं, लेकिन अगर गुणवाचक विशेषण के भेद पूछे तो 7 होते हैं। कौन कौन से भाई? देखिए कालबोधक, जैसे नया, पुराना, ताजा। ठीक है, स्थान बोधक, ठीक है, आकार बोधक, जैसे गोल, चौकोर आप सुने होंगे। रंग बोधक, लाल, पीला, जैसे दशा बोधक, दुबला, पतला, मोटा। गुण बोधक में भला, बुरा, झूठा, सच्चा। और दृष्टव्य, जैसे बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी। तो ये उसके कुल जो है गुणवाचक विशेषण के भी 7 भेद होते हैं। ठीक, और विशेषण के आप जानते हैं कुल 4 भेद होते हैं। कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अगला करें कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो उच्छृंखल का शुद्ध वर्तनी वाला कौन शब्द हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला करें कि काकल्य वर्ण कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी नंबर जो है, हा जो है किसके अंतर्गत आएगा? काकल्य वर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए
काकल वर्ण किसे कहते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे हम काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। या क्या है अभी? या अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और सा आप जानते हैं उष्ण व्यंजन आपके 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं। ठीक है, और अड़ा और टा आप जानते हैं ये क्या है? पंचम अक्षर हैं। ठीक है, ये ठीक है, अड़ा, ये अड़ा जो है आपका टा वर्ग का पंचम अक्षर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करें कि गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? यहाँ पे आपको देखिए ये रचना है, कौन किसने लिखा है भाई? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती का है। ठीक है, धर्मवीर भारती का ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। देखिए इनकी और एक रचना है, सूरज का 7वां घोड़ा। ये किसकी रचना है? ये है धर्मवीर भारती की। ठीक है, और है 11 सपनों का देश, प्रारंभ का समापन, अंधा युग, ठीक है, कानुप्रिया, ठेले पर हिमालय। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी याद रखिएगा? सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, अंधा युग, कानुप्रिया, प्रारंभ का समापन, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। आइए देखते हैं, निर्देश है गद्यांश है। दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये छोटा सा आइए पढ़ लेते हैं भाई। यानी कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे उत्तरानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से, जीवन के अरण्य, तो अरण्य माने आप जानते हैं क्या होता है अभी? जंगल। ठीक है, में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन उत्तरानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद मतलब धीमा धीमा चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो ये अब यहाँ देना है। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि प्रेम की भाषा है, तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कैसा है, आपने शुरू में पढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शब्द रहित। ठीक है, और यहीं पे देखिए एक अगला है, करें कि अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। तो अभी आपको बताया गया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा भी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंगल। ठीक है, अरण्य माने क्या होता है? जंगल। तो जंगल जिसे आप कानन भी कहते हैं, कानन। ठीक है, कानन, और क्या होता है अभी? विपिन, कानन, विपिन, कांतार। ठीक है, तो ये जंगल के कुछ पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं अगला है। अगला करें कि यत्न से आशय है, यत्न से आशय है, तो यत्न से आशय क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये प्रयास है। ठीक है, तो ये किसके थे? ये आपके यही गद्यांश थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है, अगला प्रश्न है, करें कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी सही हो जाएगा, कर्तव्य के रूप में जो है अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है, नियम, आदेश, अधिकार में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करें कि अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ है। अपना राग अलापना सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी? करें अपनी ही बात कहते रहना, सुंदर गीत गाना, मजाक उड़ाना या स्वार्थ की बात करना। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपनी ही बात कहते रहना। कुछ लोग होते हैं जो अपनी ही बातें कहते रहते हैं, दूसरे को कहने का मौका ही नहीं देते। ठीक है, उन्हीं के कहते हैं अपना राग अलापना। ठीक है, अगला करें कि मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ आपको बताना है कौन सा यहाँ पे अलंकार हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई?
देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, इसमें जो है आपको पहचानने के लिए बताया था कि उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह लगा रहेगा। ऐसे योजक चिन्ह देखिए लगा है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है, तो रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जहां में ही उपमान मान लिया जाए, वहां पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार के और कुछ उदाहरण जैसे मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराय। तो देखिए चरण कमल बंदो हरिराई में इसमें आपसे पूछा जाता है कौन सा है, तो ये रूपक अलंकार। ठीक है, और जैसे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो इसमें भी क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, और चरण कमल में भी देखिए योजक चिन्ह लगा होता है, तो वहाँ भी क्या होता है? रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपको हमने बताया है कि आपको कैसे पकड़ना है, जैसे जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु। ठीक है, निश्चय ही ज्यों इच्छा से जैसे। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपको क्या आएंगे? वाचक शब्द आएंगे पहचानने के लिए। ठीक है, तो जैसे आप कहते हैं रहीमन पुतरी श्याम की मनहु जलज मधुकर लसय। ठीक, तो जैसे मनहु आया ना, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार आप जानते हैं, जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। और जानते हैं इसके 4 अंग होते हैं। ठीक है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, अतिशयोक्ति में जैसे इसमें क्या होती है? बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कहते हैं। ठीक है, चलिए भी अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, ये आपको हमने बताया, डेली बताते हैं भी। तो ये आप जानते हैं दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितनी होती हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 13 मात्राएं ना। देखिए विषम चरण में मतलब पहला और तीसरा में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती है। ठीक है, 13 मात्राएं होती हैं। और आपका दूसरा और चौथे में आप जानते हैं 11 मात्राएं होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पूछा जाता है कि दोहा कैसा है, मात्रक है, सममात्रिक छंद है या अर्ध सममात्रिक छंद है या विषम मात्रिक छंद है? तो आप बताएंगे अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा। और दोहा का उल्टा आपसे पूछा गया था परीक्षा में कि क्या होता है, तो आप बताएंगे सोराठा होता है। ठीक है, सोराठा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछे कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन आता है? चौपाई आता है, रोला आता है, गीतिका आता है, हरि गीतिका। ठीक है, चौपाई में आप जानते हैं 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि शांत रस का स्थायी भाव है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो शांत रस देखिए पूछा भी गया था और हमने पहले भी कराया था प्रैक्टिस, तो बताया था कि शांत रस जरूर पूछा जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा अभी? शांत रस का स्थायी भाव ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्वेद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। रति किसका अस्थायी भाव है? ये श्रृंगार रस का है। ठीक है, और शोक आप जानते हैं किसका अस्थायी भाव है? करुण रस का। ठीक है, करुण रस का। और अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जानते ही आप रस जो है 9 है, आपको अस्थायी भाव वो सबको याद रखना है। ठीक है, कह रहे कि शायद पिताजी आ जाए, शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस प्रकार का वाक्य है आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा अभी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, संदेहार्थक शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही आंसर हो जाए। तो एक ठीक है, तो संदेहवाचक आप जानते हैं क्या होता है? जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आपको आप यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला कहें कि मुंह तोड़ शब्द में समास है। मुंह तोड़ में आपको समास बताना है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। मुंह तोड़ शब्द में समास है, क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास कैसे कहते हैं? जिस समास का प्रथम पद गौण हो या उत्तर पद प्रधान हो,
साथ ही साथ विभक्तियों का लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, और अव्ययी भाव समास आप जानते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल है भर पेट, यथाशक्ति, भरसक, यथासंभव। ठीक है, और कर्मधारय समास आप जानते हैं कि इसमें जो है क्या होता है, प्रथम पद या अंतिम पद विशेषण या होता है, और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा या विशेष से होता है। ठीक है, उसे हम कर्मधारय। द्विगु समास में आप जानते हैं कैसे, उसमें देखिए द्विगु समास में हमेशा एग्जाम्पल जैसे है नंबर दिया रहेगा, नंबर से आप पहचान जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, पहला प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, अंतिम पद संज्ञा होता है, उसी को द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, नवरत्न, चौराहा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंक सायनी कहते हैं। ठीक है, तो गोद में सोने वाली स्त्री को अंक सायनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अंक का अर्थ है गोद। ठीक है, अंक का अर्थ है गोद और सायनी का अर्थ है सोने वाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करें कि हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संस्कृत जो है आपका हिंदी की आदि जननी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा के विकास का क्रम आपसे पूछा जाता है, तो पहले कौन लिखेंगे, संस्कृत आएगी। ठीक है, फिर पाली, फिर आपकी प्राकृत। ठीक है, फिर आपकी अपभ्रंश। ठीक है, फिर कौन सी आएगी भी, हिंदी। ठीक है, तो इस क्रम को आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी क्रम आपसे पूछा जाता है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी का उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अगला है, कह रहे कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 8 भेद जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, तो यहाँ पे इच्छा जताई जा रही है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के आपसे पूछा जाता है कितने भेद हैं, तो 8 भेद बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक और इच्छावाचक। ठीक है, तो आप जानते हैं वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अगर वहीं रचना के आधार पर आपसे पूछे वाक्य के कितने भेद है, तो आप बताएंगे 3। ठीक है, कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्निमेष हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही इसमें करेंगे 33 प्रश्न। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।